सर नमस्कार सर। प्रणाम शर्मा सर। सर नमस्कार। प्रणाम। नमस्ते। मैं तो अच्छा सुन रहा था क्या चालू है। प्रभा जी ने सर ये अष्टक अष्ट अष्टक वर्ग में एकाधिपत्य शोधन और त्रिकोण शोधन दे। शोधन यानी रिडक्शन होता है ना मेरे ख्याल से हाँ, संस्कृत रिडक्शन जी सर। रिडक्शन। जी में। सर। तो ज्यादा नंबर है उसमें से कम नंबर निकाल देने का ऐसा कुछ तो भी है, याद है मुझे। जी। हाँ, जी और सर, मैं वही ज्यादा है। यही। प्रयोग नहीं करता इसलिए मैं अधिकारवाणी से नहीं बोल सकता, है ना। यदि एक ही के एक ग्रह के दोनों राशियों में कुछ बिंदु है, एक ज्यादा है एक तो कम है, तो एक हमें ज्यादा तो में से माइनस कम कर वाले देंगे। निकाल देने के और बैलेंस वहां रख कम वाले देने, को माइनस कर देंगे। माइनस करने का। बेसिक बेसिकली ये सर, तो एक जीरो रह जाएगा, एक नंबर रह जाएगा, जितना नंबर रह जाएगा वो। हाँ, तो वो नहीं नहीं, वो मैंने बोला ना, मैं उसको वो रेगुलर केवल ड्यूअल ओनरशिप में ही होगा सर, सिंगल ओनरशिप में तो कुछ होने ये का या स्कोप नहीं। या सन और इसमें नहीं होगा, हमारे मून में, चंद्र और सूर्य में नहीं होगा। वो एक ही है, उनको एकाधिपत्य हम्म, शोधन की जरूरत ही नहीं पड़ती। परंतु जी सर। वो बहुत साल पहले, मेरे ख्याल से 2002 में मैंने कभी तो एक लेक्चर दिया था सर्बिया में या कहीं तो भी, तो थोड़ा थोड़ा याद रहता है। हम जैसा मैं इतना बोलता हूँ, बहुत है सर। बाईस हमारे हमारे बाईस जमाने चौबीस के साल बाद इस सर भी आपको याद है। थोड़ा ये बहुत बड़ी इतना चीज है। नहीं, वो तो शब्दों से ख्याल में आ जाता था, शोधन इसमें से इसको रिड्यूस कर देने का है ना, त्रिकोण शोधन। एग्जैक्ट याद है सर। क्रक्स तो याद है, बाद बाकी चीज हाँ, बस उतना ही है। अब देखो, क्रक्स है आपको। अब मैं लोगों को बोलता हूँ अभी हमारी हार्ड डिस्क फुल हो गई है ना, तो कुछ कुछ चीजें इधर उधर गायब हो जाती है। और हमारे जमाने में या तो पैदल जाते थे या साइकिल से जाते थे, तो हमको शॉर्टकट ढूंढने की आदत है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड कौन ख्याल में रखेगा, ऐसा मेरा विचित्र काम है। आप लोगों को मैं मालूम हो गया हूँ मैं कैसा बोलता हूँ, और बहुत फ्री अरे बोलना। एक गलती करूं। आप कह रहे हैं कि हार्ड डिस्क गायब हो गई है या सर हाँ फुल हो गई है। हम हाँ, लोगों तो के पास तो वो हार्ड डिस्क है ही नहीं, नहीं, हम तो बिल्कुल मैं कुछ याद आ, नहीं रख नहीं पाएंगे। नहीं वही बेटी, तो कह रही हूँ सर, आपकी एज में अगर हमारी हार्ड डिस्क इतनी काम करे जितनी आपकी कर रही है, तो हम तो ऐसा तर ऐसा नहीं। गए। मैं क्या करता हूँ, मैं आपको मजा बताता हूँ। अब मेरे को ट्रांजिट ख्याल में नहीं रहते, तो मेरे जो आज स्टूडेंट बोलो, वो बेचारे पीएचडी एस्ट्रोलॉजी वगैरह आते हैं डिस्कशन को, तो एक एक को काम दे दिया है कि वो ट्रांजिट तूने याद रखा, मुझे जब लगेगा मैं तुझे पूछूंगा, तू बता देना। तो वो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव मैं यूज करता हूँ, ओरिजिनल। टूल्स तैयार टूल्स तैयार हो गए। तो अब हम भाव कारकों में पंचम भाव के कारकत्व का देख रहे हैं कि भाव कारकों का हम किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। और ऐसा तो गुरु को ही केवल कहा गया है पंचम भाव का कारक, दोनों ने, जहाँ तक परिजत ने भी गुरु को ही कहा है और पाराशर जी ने भी कहा है। तो हम शुरुआत करते, जैसी हमारी आदत है पहले से, तो आ गया क्या, हाँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं पहले, है ना। वो दिख रहा है ना, जी इट सर। इज जी सर। विजिबल, हाँ। ये सर। ये सर, ये सर। तो हाँ, तो हम देखेंगे कि भाई पंचम भाव हमें क्या देता है, क्योंकि वहीं से कुछ ना कुछ मिलेगा, है ना। कारकत्व जब हम देखते हैं तो एक ही ग्रह कभी भी कारक हो नहीं सकता, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत इसलिए है कि हर भाव अनेक चीजों को दर्शाता है। तो उस भाव के उस विशिष्ट वस्तु के लिए भी कारक कोई ना कोई ग्रह होगा, और उसका हम प्रयोग करते हैं किसी चीज को समझने के लिए। ये 10-12 जो चीजें हैं, इसमें से किस पे अ, हम ऐसा समझ सकते हैं कि शुभ या अशुभ परिणाम, अशुभ तो नहीं होते पर थोड़े से तकलीफदायक परिणाम कहाँ होंगे, ये इसको निश्चित करने के लिए तो उसका उपयोग करते हैं। तो यंत्र मंत्रो तथा विद्या बुद्धेश्चैव प्रबंधकम, पुत्र राज्यापभ्रंशाधीन पश्येत पुत्र लयात बुध, ऐसा पाराशर जी कहते हैं। इसका मतलब यंत्र है, मंत्र है, विद्या है आदि जो है, बुद्धि है, प्रबंधन यानी नजदीक आना भी होता है। प्रबंधन का मतलब, हम ऐसा तो आजकल प्रबंधक का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, पर संस्कृत में प्रबंधन का मतलब बंधन जिनके साथ हो सकता है, इस प्रकार से किया गया है, ऐसा मुझे लगता है। पुत्र तो है ही, राज्यापभ्रंशाधीन, राज्य का अपभ्रंश होता है ऐसा कहा गया है। शायद इसका कारण ये है क्योंकि वहां राज्य कहाँ से आ गया, ऐसी ऐसा विचार मेरे मन में आता था मैं जब यंग था, विच इज लॉन्ग बैक। तो देखिए, दशम भाव को राज्य भाव भी कहा है, और आप देखेंगे कि ये उससे अष्टम है ना। तो अष्टम होने की वजह से इसका मतलब राज्य का आयुष्य। तो अपभ्रंश तब होगा जब वहां पे कुछ
हम पाप ग्रह, क्रूर ग्रहों का कुछ प्रभाव होगा। मैं पाप ग्रहों को पाप बोलना जरा पसंद नहीं करता, और शुभ होगा तो वो बढ़ते रहेगा। इसलिए उसको राज्य का अपभ्रंश की बात की है उसने। ये सब पुत्रालया जैसे पंचम भाव से देखना चाहिए विद्वानों ने, ऐसा पराशर जी कहते। और जातक पारिजात बोलते हैं, पुत्रा देव महीप पुत्र पितृधि पुण्यानि संचीये। तो पुत्र भाव से देवता भी देख सकते हैं आप, राजा ऐसा कहा गया क्योंकि महीप का अर्थ राजा ही होता है, परंतु महीप पुत्र भी इकट्ठा हो सकता है, तो राजपुत्र की भी बात कर रहे हैं, ये एक संभावना है। और पहले पुत्राद बोलने से वो तो पंचम भाव की बात कर रहे हैं, पंचम भाव से क्या देखना है इस प्रकार से, तो वो राजपुत्र हो सकता है। क्योंकि नवम भाव को भी प्रभु कहा गया है, मुझे अभी ग्रंथ याद नहीं, शायद मेरी याददाश्त सही होगी तो चंद्रकला नाड़ी में नवम भाव को प्रभु कहा गया है। तो पिता यदि नवम है और पुत्र पंचम है, इस अर्थ से भी उन्होंने शायद ऐसा वाक्य प्रयोग किया होगा, राजा का पुत्र इस अर्थ से। तो और पिता ऐसा बहुत सारे जगह उसका पितृ का अर्थ पिता यही किया हुआ है, लिखा है, पर मुझे ऐसा लगता है पितृ का अर्थ पितरों से संबंधित आता है, और इसका अर्थ दादा और परदादा इस तरफ वो हमें इशारा कर रहे हैं। पितृ पितर जो हमको प्राप्त पितृलोक के जो है उनको पितृ कहते हैं, ऐसा वाचस्पत्य कहता है, वो ट्रांसलेशन मैंने नीचे लिख दिया, उसका ट्रांसलेशन नहीं, संस्कृत का क्या अर्थ होता है, पितर इस अर्थ से लिया हुआ है। और ऐसा भी हमको मालूम है कि पंचम भाव गुरु को पितामह का कारक भी कहा गया है, तो वो गलत नहीं होगा, गुरु को हम पंचम भाव का भी कारक कहते हैं, तो वो पितामह और पुत्र का कारक है, तो मुझे ऐसा लगता है। और इसीलिए मैंने जैसा अधिकतर ग्रंथों में लिखा है वही ट्रांसलेशन दिया, कम समय मुझे क्या लगता है वो कहा हुआ है, ताकि क्योंकि उन्होंने भी कुछ ना कुछ कारण से दिया, धी अर्थात बुद्धि और पुण्य आदि का विचार कीजिए, अच्छे काम करता है नहीं करता, इस प्रकार से कहा, क्योंकि बुद्धि अच्छी, हम बुद्धि का अच्छा प्रयोग कर सकते हैं, उसका ऋणात्मक में प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए शायद पुण्य की बात की। कई लोग पुण्य को मृत्यु भी समझते हैं, पर मुझे लगता है उसका कोई यहाँ संबंध नहीं है ना। तो अब इससे सुस्पष्ट है कि इनसे संबंधित जो भी ग्रह होंगे वो पंचम भाव के कारक होंगे, क्योंकि करो तिथि कारक है। कारक ये किसी चीज को, कुछ एक्शन होने वाली है, कोई कर्म होने वाला या हो सकता है, उसके तरफ इशारा करता है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं कि ये सर राजपुत्र समझ में नहीं आया। हाँ, क्योंकि महीप पुत्र बोला है। हाँ, अब महीप ये पुत्र ये समझ में। महीप पुत्र बोला है, तो महीप का मतलब राजा होता है। जी सर। अच्छा, वो राजा तो या हम ऐसा बोल सकते हैं कि महीपा अलग है और पुत्र अलग है, इस प्रकार से भी हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। पर फिर पंचम में राजा कहाँ से आ गए, ये प्रश्न आता है ना दिल में, तो आता ही है कि, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो राजपुत्र की बात कर रहे हैं, या प्रभु नवम भाव को प्रभु भाव भी बोला गया है और वो प्रभु का पुत्र यानी नवम का पुत्र की बात कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। नवम का पुत्र सर पर पुत्र नवम नहीं का होगा पुत्र ना। होगा नहीं, जैसा नवम यदि राजा है जातक के लिए तो पंचम पुत्र है, इस अर्थ से भी कहते होंगे, आपको मालूम है ना, वो बहुव्रीहि समास किया तो कोई और अर्थ निकलता है, हम षष्ठी तत्पुरुष करते हैं दूसरा अर्थ निकलता है, तो संस्कृत है। इसलिए मुझे महिप ऐसा नहीं लगता, फिर महिप पुत्र हो सकता है क्योंकि राजा का पुत्र इस अर्थ से लग्न को ही यदि राजा समझे तो हो सकता है। इसलिए मुझे जो लगता है वो मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पर संशय लेने की जगह है कि क्या यही बुरा होगा, या ऐसा तो नहीं कि जब तक परिजात की हो जो पांडुलिपि लिखी गई वहां कुछ गलत हो गया होगा। ये भी होता है ना, क्योंकि पहले तो एक दूसरे से संवाद जो थे उसी पे चलता था और स्मरण शक्ति में ही सभी रखना पड़ता था। बाद के दिनों में खैर वैद्यनाथ के वक्त तक लिखना आ गया था, पर वो पांडुलिपियां थी। और आप देखोगे कि बृहद पराशर की अनेक पांडुलिपियों में श्लोक अलग अलग ढंग से आते हैं। और यदि मुझे याद है तो सीताराम साहब वगैरह संताराम जी वगैरह के जो उनकी पांडुलिपि, जो पांडुलिपियों को उन्होंने रेफर किया था, तो वहां पर सप्तानाम अष्टानाम ये कारक का
श्लोक आता है कि 7 है वरना 8 भी रहते हैं। परंतु गणेश दत्त पाठक की जो टीका है उसमें सप्तकारकाः ऐसा स्पष्ट कहा गया है ना, चार कारकों के बारे में जब बोला है। तो पांडुलिपियां अलग अलग आती है, मेरे ख्याल से श्रीधरी टीका में और कुछ थोड़ा सा फर्क है, पर वहां पर 7 और 8 में। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने ग्रंथ याद रखते रखते कभी कुछ अपभ्रंश हो जाता है, या किसी दूसरे ग्रंथ का लिखा हुआ यहाँ आता है, सप्तानाम अष्टानाम व ये जैमिनी ने कहा हुआ है, तो ऐसा हो जाता हो। ये संभावना है, इसलिए हमें मेरा ऐसा मत है कि हम जब क्लासिक्स हम पढ़ते हैं तो फिर से, रादर मेरी ऐसी आदत है, तो मैं देखता हूँ इसका वो जो मूल हमको एक बेसिक ढांचा दिया है उससे ये मेल खाता है या नहीं, या इसमें कोई दूसरा अर्थ नहीं हो सकता। मैं ये इसलिए आपसे बोल सकता हूँ कि आप उस लेवल के हो गए हो ऑलरेडी, उससे ऊपर भी चले गए हो कि जहाँ ये आप समझ सकते हो मैं क्या क्या कह रहा हूँ, और इसीलिए मैं सहसा बेसिक क्लासेस को अवॉइड करता हूँ। क्योंकि वहां हमें जो पुस्तक में लिखा है वही लिखना सही होगा, नहीं तो हम तो परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हो सकती, है ना, एक पद्धति रहती है किसी भी चीज। तो इसलिए मुझे पितृ का अर्थ पितर की तरफ इशारा है ऐसा लगता है, क्योंकि यदि राजपुत्र भी हम मान ले या केवल पुत्र भी उसे मान ले, फिर भी पिता उसके साथ क्यों आएगा, ऐसा बोलेंगे भी नहीं ना। हाँ, ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस है, भावात भाव से भी नहीं हो सकता, नवम से नवम होगा तो नवम भाव का पिता रहेगा, है ना, तो परदादा ही हो सकता है। इसलिए मैं इसको स्पष्ट करता हूँ कि ये मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैंने उसको केवल कंस में लिख दिया, ब्रैकेट में लिख दिया है। मुझे क्या लगता है उसके सामने क्वेश्चन मार्क कर दिया कि इसमें, क्योंकि इनका प्रत्यक्ष में जब हम प्रयोग करते हैं तभी हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ज्योतिष को प्रत्यक्ष शास्त्र जो कहते हैं तो वो एलेगोरिकली तो कहते हैं कि चूंकि चंद्र और सूर्य हमें प्रत्यक्ष दिखते हैं, पर उनका अर्थ ऐसा है कि उसका प्रयोग करने पे प्रत्यक्ष जमीन पे उसके हमें असर दिखना चाहिए, तभी ज्योतिष हम मानेंगे ना उसको, है ना। तो मैं मेरे दिल में जो आता है वो बताता हूँ, या मैं कैसा सोचता हूँ वही बताने की चेष्टा करता हूँ, वो गलत भी हो सकता है। तो अब हम आगे जाएंगे और सोचते हैं कि भाई कारक किस किस को मानना चाहिए, और कुछ कहा गया है तो इसके बाद। तो बृहद शास्त्र ने ये कहा है, गुरु पितामह शुक्रार्थ, वो इसलिए दिया कि यहाँ पर गुरु को पितामह का कारक भी कहा गया, जैसा उसको गुरु कहा है, पंचम का कारक कहा गया है, उसी प्रकार से उसे पितामह का कारक पराशर ऋषि ने ही कहा है, तो वो पुत्र का कारक नहीं कह सकते, ऐसा मुझे लगता है। तो ये एक्सप्लेनेशन करने के लिए कुछ कुछ मैंने ध्यान दे दिए है, क्योंकि संदर्भ होना कोई भी चीज का। और फिर और भी बोला है उन्होंने, वो शुक्र से पति शनि से पुत्र वगैरह जो है वो दूसरे संदर्भों में कभी कभी उस पर बात करेंगे। दूसरा ऐसा कहा है कि देवे जात पंचमात पुत्र, गुरु जहां स्थित है वहां से पंचम भाव से भी पुत्र देखना चाहिए, ऐसा भी ऋषि पाराशर है ना। अब फलदीपिका में जब हम जाते हैं तो स्त्री जातक अध्याय में उन्होंने कहा है, उसके पहले के निकाल दिए मैंने, वो श्लोक नंबर से आप देख सकते हो कि जो स्त्री को यदि कुछ चीज अप्लाई न होती हो, यानी इसमें जो ऐसा कहा गया उन्होंने मंत्रेश्वर जी ने कि जो यहाँ जो मैं दे रहा हूँ वो यदि स्त्री को किसी कारण से वो हो नहीं सकती तो उसके पति के बारे में सोचिए, इसका मतलब वो दोनों को अप्लीकेबल है। हालांकि वहां पर उनका जो केंद्र है बताने का वो स्त्री है, परंतु जो भी स्त्री के योग है वो पति को भी लागू है, ये अनेक ढंग से बताया गया है। तो बोलते हैं सुताश्च नवमात लग्न तो तनु चारुता, यानी प्रोजेनी जो है, जो पुत्र है या संतति है, वो नवम भाव से देखी है, ऐसा कहा। और आगे वो और कहते हैं, जो मैं जब भी उसका उल्लेख कर रहा था कि वहां पर किस ग्रह का प्रभाव है उस हिसाब से मिलेगा, तो संततेषु शुभ प्रदा अशुभदा क्रूरास्तदीश विदा, यदि वहां पर उस भाव पे क्रूर ग्रह का प्रभाव होगा तो अच्छे फल नहीं मिलेंगे, शुभ का होगा तो मिलेंगे। पर इसमें भी उन्होंने, यदि वो उसी भाव का अधिपति है और दृष्टि डाल रहा है तो ऐसे परिणाम नहीं होंगे, ऐसा फल दीपिका में कहा
है ना। इसमें भी मत में भिन्नता रहती है, परंतु नवम भाव क्यों संतति का भी कहा जाता है, द्वितीय उसका सेकेंडरी हम बोल सकते हैं, उसको द्वितीयम भाव बोल सकते हैं। तो नवम भाव के भी तरफ देखना चाहिए, ऐसा मेरा मतलब। मैं भी उस प्रकार से देखता हूँ, खासकर जब बच्चे नहीं हो रहे वगैरह बोलते हो तो बोलते नवम भाव में कुछ है क्या भाई, उसको भी देख लो। तो उसका आधार है स्त्री की कुंडली में, तो उन्होंने बोला ही है नवम से देखना। तो क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि इतने ग्रंथ पढ़ते वक्त हम भूल भी जाते हैं, तो मैं उनको ढूंढ के फिर से यहाँ आपके विनोद के लिए लिख देता हूँ। अब इसके बाद हम जो देखेंगे, यानी प्रयास करेंगे कि भाई चलो ठीक है, तो कौन कौन से कारकों को देखना चाहिए। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का जिसका हम राशि चक्र को एनालाइज करने को देखते हैं, उसके लिए क्या देखेंगे, कुछ अलग हो रहा है, वही हो रहा है, उसको देखते हैं। तो पंचम भाव से नैसर्गिक कारक तो गुरु है, उसका तो संबंध आएगा। भावाधिपति और भावेश का संबंध आएगा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ हमको बता रहे हैं। तो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के जो राशि चक्र है उसमें पंचमेश जो है, पंचम में जो राशि स्थित है वो शुक्र की, इसलिए पंचम में शुक्र आएंगे, पंचम भाव खुद आएगा। फिर गुरु के स्थित भाव से पंचम भाव हम इनका देवेंद्र पंचमात पुत्रों पहले जो बोला उसका सिर्फ रेफरेंस दे दिया है, फिर से हमें ख्याल में आया इसलिए वो आएगा। फिर पुत्र कारक गुरु है, वो भी आएंगे। ज्ञान के कारक भी गुरु है, वो भी आएंगे, क्योंकि वहां विद्या हम बोला। और दो प्रकार की विद्या होती है, एक लिखित विद्या, मौखिक विद्या, लिखित विद्या, और फिर अनुभव सिद्ध या ज्यादा अधिक ज्ञान लेने की विद्या है। इसलिए द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव और पंचम भाव, इन तीनों में विद्या कहा। और ये विद्या है अलग अलग है, ऐसा मानो। तो आर्नोल्ड के लिए क्या होगा, गुरु पंचमस्त है, तो ऐसा भी वो कारक होता है, क्योंकि कहा गया है सुत भावे ग्रहो यस्यात् सो अपि कारक उच्यते। केवल इतने नहीं, जो पंचम भाव में ग्रह बैठा है वो भी कारक होता है, ऐसा पराशर ऋषि ने कहा है। इसलिए गुरु देखिए, गुरु को ज्यादा शक्ति आती जा रही है। नैसर्गिक पुत्र कारक भी है, वो पंचम में स्थित भी है, तो उनका कुछ ना कुछ संबंध आएगा। मतलब उनकी दृष्टि वगैरह शायद अच्छी रहेगी, इस अर्थ से हमको लेना पड़ेगा। कुछ कमी जो है वो भी उसको शायद भर सकेंगे, इस प्रकार से हमें उसको लेना चाहिए, है ना। और क्योंकि वो पंचम भाव का कारक है, तो वो केवल पुत्र का नहीं, पंचम से और भी कुछ दिखाया जाता होगा। मैं सहसा उसको अनुभव सिद्ध ज्ञान, या आपका जरूरी से ज्यादा जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, तो आजकल के जमाने में हम एमएससी बोलेंगे, मेरे जमाने में या शायद तो अर्नोल्ड के जमाने में ग्रेजुएशन बोलेंगे। हम जिसको ग्रेजुएशन बोलते हैं, आपको पता है परदेश में हाई स्कूल को ग्रेजुएशन बोलते हैं, वो नहीं। तो ऐसा वो काल सापेक्ष होने की वजह से ये बदलते जाएंगे पैरामीटर। शायद आप लोग मेरे उम्र में जब आओगे तो शायद पोस्ट ग्रेजुएशन ये चतुर्थ भाव से देखना पड़ेगा, और पीएचडी आपको पंचम भाव से देखना, क्योंकि तब तक वो परिस्थिति आ जाएगी। और फिर सुताचर नवम लग्नात बोला है, तो उनके लिए क्या है, नवम भाव से शनि की राशि है और नवमे शनि है, तो वो भी पुत्र कारक करके देखे जाएंगे। यहाँ पर मैंने वो नहीं लिया हुआ पहला वाला कि जो पाराशर जी ने बोला है कि शनि से पुत्र कारक समझिए, शनि को भी पुत्र कारक समझिए, उसका संबंध है, ये अलग है। ये सुताश्च नवमात लग्न चारुता, इससे संबंध है। इस उक्ति से नवम भाव और नवमेश भी हमको देखना। अब हम जाते हैं, आ, जिससे मैं भी परेशान हूँ, आप भी परेशान हो जाएंगे, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की राशि चक्र और वहां क्या है। मैंने बाय द वे इस ये जो अभी स्लाइड हम देख रहे हैं, इसके बाद में जो हमने इतने में बोला, या कुछ मैं इसमें से यदि भूल गया कुछ बताना, इनके आयुष्य में ऐसा हुआ था, तो उसकी अलग एक स्लाइड बना दी। ये सब मैं प्रदीप जी के साथ और ब्रिगेडियर साहब के साथ शेयर करता हूँ, तो आप उनसे प्राप्त कर ले सकते हैं, ताकि लॉजिक समझ जाए, बाकी कुछ नहीं। तो हम देख रहे हैं कि पंचम का भावेश जो है वो शुक्र है, उनके राशि में
यानी वृषभ में राहु स्थित है, तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा दोष तो है, वो क्या है मालूम नहीं, जो भी होगा, है ना। फिर पुत्र कारक गुरु और पंचम के जो पंचम में जो स्थित होने से फिर से पंचम के कारक बन जाते हैं, ऐसे गुरु जो है त्रिकोण में, नवमांश में वो दिग्बली है राशि, और नवम भाव में गुरु से दुष्ट होकर वहां पुष्टता आ गई। अब इस कारण से क्या हुआ कि उन्हें संतति ज्यादा संख्या में प्राप्त हुई, उन्हें 5 संतति थी। तो उसमें सबसे बड़ी कैथरीन करके बच्ची थी, बाद में क्रिस्टीना थी, फिर पैट्रिक करके लड़का था उनका, एक दूसरा क्रिस्टोफर नाम से था, और एक पांचवा भी था। वो पांचवा जो था वो अनौरस संतति थी, उसी के बारे में हम वहां पर हमको ये शनि का क्या रोल हुआ होगा वगैरह हम देखने का प्रयास करें। अब गुरु हमें मालूम है कि पंचम भाव के कारक यदि वो है वहां स्थित होने से, तो अनुभव सिद्ध ज्ञान की या उच्च शिक्षा की भी बात करते हैं। तो इन्होंने, देखिए उस वक्त तो यूरोप में अभी भी ज्यादा पढ़ाई पढ़ाई होती नहीं, पर इनका जन्म के वक्त में बहुत कम पढ़ाई। और यदि वो, हम जिसको हाई स्कूल बोलते हैं, वो पास हो जाते हैं, उसी को आज भी उसको ग्रेजुएशन कई बार कहा जाता है। आप लोग का जब संबंध आएगा परदेशियों से तो वो आपको समझ में आएगा, वो जब बोलेंगे ग्रेजुएशन तो वो देखना पड़ता है कॉलेज ग्रेजुएशन है या जिसको वो ग्रेजुएशन बोलते हैं। तो उस वक्त वो चतुर्थ भाव तक ही पहुंचना चाहिए था, परंतु वहां पर भी उन्होंने शिक्षा ली, और बाद में अपने देश में नहीं ली। ऑब्वियसली हमको मालूम है शनि चतुर्थ पे देखता है। तो एक सांता मोनिका करके कॉलेज था, वहां पे उन्होंने उनकी हाई स्कूल ग्रेजुएशन की, और उसके बाद में उन्होंने विस्कॉन्सिन सुपीरियर करके एक यूनिवर्सिटी है, वहां से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री हासिल, है ना। उनका उस वक्त भी व्यवसाय चालू था, वो वेट लिफ्टिंग वगैरह करते थे, बॉडी बिल्डिंग करते थे, वही उनका उस समय में फोकस था, परंतु उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री प्राप्त की। अब ये जो गुरु है, गुरु के प्रभाव हम जब देखते हैं, शनि के प्रभाव देखते हैं और शुक्र के देखते हैं, क्योंकि ये 3 ग्रह उनके लिए महत्व के हो जाते हैं। शुक्र पंचमेश होने में, गुरु पुत्र कारक और अनुभव सिद्ध ज्ञान के कारक होने के कारण, और शनि पंचम से पंचम भाव के अधिपति होने की वजह से। और ये सब देखिए आप, इनका सबका प्रभाव एक न एक ढंग से उनके द्वितीय भाव पे या दशम भाव पे पड़ता है, और 11वें पे पड़ता है। यहाँ पे उन्होंने किए हुए कर्म और वो आय कहाँ से की, ये हम समझ सकते हैं। अच्छा, पंचम भाव से पंचम जो नवमेश जो भृत्य कारक है, यहाँ देखिए बड़ा टेनियस आ रहा है। मैं कई बार बोलता हूँ कि हम जब एग्जाम्पल चार्ट में बताते हैं, तो क्या हम एकदम ऐसा ये राशि चक्र देख के एकदम ऐसा प्रयोग कर सकते थे? शायद नहीं, परंतु इनका प्रभाव कोई हमें कुछ तत्व समझने में ज्यादा आता है, इसलिए मैं बड़े रिलेक्टेंटली देता हूँ, जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा तभी देता हूँ, और इसीलिए इनको लिया, ये सब भाव में इन्होंने कुछ तो कुछ गड़बड़। तो वहां देखेंगे आप कि उसके अधिपति जो शनि है, वहां पर गुरु देख रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। तो दोनों जगह गुरु का प्रभाव होने से संतति ज्यादा होगी वगैरह, ये बोलने की कोई जरूरत नहीं है, हमको वो मालूम है। और गुरु ऐसे शक्तिशाली है, वहां थोड़ा सा है उनको तकलीफ, पर वो हम अभी उसको कंसिडर नहीं करते। तो हुआ क्या, वहां पर मांदी स्थित है। अब मांदी और गुलुक में थोड़ा तो कंफ्यूजन है, ये सच है, पर मांदी को ऐसा बोलते हैं, मांदी या गुलिक जहां पर भी है वो धीरे धीरे विष वहां पर डालता है, ऐसा कहा गया। शनि ये भृत्य कारक है ना? इनका जो जोसेफ बायना करके एक लड़का, उनको उनकी सेविका से हुआ, देखिए भृत्य कारक कहाँ पहुंच गया। और गुरु के नवम भाव पे दृष्टि होने से उन्होंने उसको अपना पुत्र ये कबूल किया 2011 में।
इसलिए आपको ख्याल में आएगा कि उनका चौथा और पांचवा पुत्र ये दोनों 1997 में इनका जन्म हुआ। मिल्ड्रेड बायना करके उनके यहाँ एक सेविका थी, उससे इनको पुत्र प्राप्त हुआ। और वो बड़ा होने के बाद में उन्होंने बोला कि हाँ ये मेरा पुत्र है। उस वजह से उनकी शादी, उनका तलाक हो गया 2011 में। 2097 में ये उनको पुत्र हुआ था। उसी वक्त उनको चौथा पुत्र भी हुआ। उन्होंने एक्सेप्ट वहां किया। और मजे की बात यह, आप यदि दशाएं देखेंगे, विचोत्तरी दशा में ऐसा देखता हूँ 360 दिन का साल पकड़ के, तो गुरु में शनि की ही दशा उस वक्त है ना। तो दशाएं मन में कुछ ना कुछ लाता है, ऐसा ऐसा मेरा मानना है कि दशाएं कुछ नहीं दिखाते। वो जातक के दिमाग में क्या चलता रहता है, मस्तिष्क में, उसी को बताते हैं। उस वक्त शायद उनको लगा कि गुरु नाम पे देख रहा है तो ये हमने कबूल कर लेना चाहिए। उसमें उनकी शादी मारिया श्राइवर से की थी उन्होंने शादी, तो वो टूट गई। अच्छा, ये पंचम भाव का कारक 11वें पे देखता है। तो देखिए उन्होंने जो भी कमाई की उसमें से ज्यादातर उनके अनुभव सिद्ध ज्ञान से। ये गुरु नवम पे देखता, नवम की जब बात आएगी तो शायद मैं उसके बारे में बोलूंगा, अभी नहीं बोलता क्योंकि भाई क्लिष्ट विषय है, तो फिर ज्यादा देर उस पर डिस्कस करने से मेरा ही दिमाग घूमने लगता है, आपका तो 100% घूमेगा। तो इन्होंने, वो जब ऑस्ट्रिया में थे तभी उनके ख्याल में आ गया यहाँ मेरा कुछ बढ़ोतरी नहीं हो सकती, चतुर्थ पे शनि वैसा भी दिखता है, तो ये अमेरिका चले गए। वहां पर एक गुरु के घर में रहे। वो नवम भाव से संबंधित है, परंतु अनायास उसमें, यानी गुरु की भी कृपा इसलिए थी कि गुरु वहां पर भी नवम पे देख रहा था। देखिए वो पुत्रकार करके अलग ढंग से देखता है, नवम से नवम पुत्र है वो अलग ढंग से देखता है। तो हम इसका डिफरेंस देखते जा रहे हैं कि कैसे ये मैनिफेस्ट कैसे हो। फिर उन्होंने उनको बचपन से सिनेमा देखने का शौक था। फिर उन्होंने सिनेमा में काम किया। द्वितीय भाव में शुक्र है, आपको दिख रहा है कि एडिशनल, हम जिसको संचित धन बोलते हैं, वो कहाँ से कम। और जो एडवांस शिक्षा ली बिजनेस में, उन्होंने काफी व्यवसाय, उन्होंने लेखन का भी कार्य किया। तौर्य त्रिक पे शुक्र का अधिकार रहता है। वो बुध खुद लेखन कला का अधिपति, तीसरे भाव का स्वामी जो है सूर्य। तो आपको मालूम, हमने उसको पहले ही डिस्कशन कर लिया है। पर इन सब में इन्होंने उनके एडवांस, उस जमाने का एडवांस जो उच्च शिक्षा जो थी, उसका भी फायदा किया, उसका भी काम किया। और अनुभव सिद्ध ज्ञान जो था उसी से वो काफी आगे बढ़े। राजकारण में भी उनको ऐसी रुचि प्राप्त हो गई, वो काफी दिन वो राजकारण कैसा होता है वो देखते रहे। और उसके बाद में उन्होंने कैलिफोर्निया के वो गवर्नर भी रहे 2 साल। और सूर्य द्वितीय भाव में उनके बैठा है, आप देख सकते हो। तो यह अनुभव सिद्ध ज्ञान से कभी कभी आदमी की जो प्रगति होती है उसका भी यहाँ पर हम एक अंदाज लगा सकते हैं। यदि पंचम भाव में शुभ ग्रहों का कुछ संबंध है, तो ये हो सकता है कि जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति जो है वो केवल जो उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की केवल उसी क्षेत्र में काम करे। वो अलग अलग जो उसको अनुभव आते रहते हैं उनसे कुछ सीख कर अपना, हम क्या कह सकते हैं, संचित धन बढ़ा सकते हैं। इसका ये बड़ा मजेदार उदाहरण है। और इसीलिए मैं इनका चार्ट का चयन किया। ये बात अलग है कि मुझे भी वो शौक था, तो हम भी फिर थोड़े बड़े होने के बाद जब इनका नाम वगैरह सुनने लगे तो पढ़ते थे उनके बारे में। पर ऐसे एक दिन उत्सुकतावश मैंने बोला कि इसके चार्ट में है क्या। तो फिर ख्याल में आया कि ये तो सभी कॉम्प्लेक्स और करीबन हर भाव में उनका कुछ ना कुछ आपको अलग दिखेगा। और कुछ जो तत्व हमें बताए गए हैं जिनको हम भूल जाते हैं, कि गुरु से नवम भी भाव देखना, पंचम भाव भी देखना चाहिए संतति के लिए, ये कई बार हम भूल जाते हैं। मैं तो कम से कम भूलता था, आज भी कभी कभी होता, पर वो मैं भावात भाव प्रिंसिपल से लेता हूँ, इस श्लोक से नहीं लेता। इसलिए मैंने वो श्लोक दिखा दिया कि क्योंकि हर वक्त भाव भाव हम लेते हैं, तो क्यों नहीं लेते। तो मुझे ऐसा लगता है जब एक से ज्यादा जगह कोई चीज बताई होगी तो उसका अर्थ ऐसा होता है वो ऋषियों के मन में कि इसमें इसका प्रभाव ज्यादा होगा। वो जब दोनों भी एक जगह कॉन्वर्ज करते हैं तो ज्यादा होगा। इसलिए
बताने के लिए, क्योंकि कई बार मैं बोलूंगा नवम भाव में है, हो जाएगा लड़का वगैरह, तो लोगों को पहले लगता था कि वो ऐसा कहते हैं, तो अब समझ में आ। तो अब ऐसा ये है, विचित्र है इनका। अब वो देखिए, भुक्ति कारक शनि नवम भाव में रह के उसका कारक बन के उसमें दूषित होके वो संतति उनके भृत्य से ही पैदा है ना। भृत्य कारक कहाँ से कहाँ जा रहा है, और वो भृत्य कारक द्वितीय भाव में बैठ गया है जाके, तो कुटुंब में गई, वो दूषित होने से उसी की वजह से फिर इनका विवाह विच्छेद हुआ। तो ये सप्तम भाव का विषय है, परंतु द्वितीय भाव में मैंने जैसा कि कहा कि वो कुटुंबिनी का स्थान, तारकार का है वही जो कहा गया है द्वितीय भाव को, पराशर जी ने विशेष भाव का उसे ध्यान में रखते रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और चूंकि आप लोग उसको एब्सॉर्ब कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सहसा मैं थोड़ा सा बता के, शॉर्टकट वाला हिसाब जो है वो चलते रहता है, ये लॉन्ग कट चालू है। तो मादी का भी आपको प्रयोग, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, एक आधा ग्रह दूषित हो गया, और राहु केतु, मेरा वैयक्तिक मानना है कि दूषित्व जो आता है वो केवल राहु और केतु से ही आता है, सब मेरा वैयक्तिक, इसमें मैं बिल्कुल सुस्पष्ट कर देता हूँ कि कोई कोई क्रूर ग्रह के कारण होके उसमें दोष लग जाएगा, या ऐसा मुझे वैयक्तिक नहीं लगता। क्योंकि कई आप योग देखेंगे जहाँ क्रूर ग्रहों के साथ ही योग होने के बाद में अच्छे फल बताए गए, जैसा चंद्र मंगल योग वगैरह, आप लोगों को पता है। मैं सिर्फ रिपीट इसलिए करता हूँ कि मुझे याद रहे, मैं आगे कभी उम्र के साथ ज्यादा लोग आते हैं और जल्दी जल्दी में बताने में भूलना नहीं चाहिए, इसलिए मैं मेरे मेरे फायदे के लिए बोलता हूँ। बार बार जो रिपीट कर रहा हूँ, आपको भी परेशानी हो रही है, बार बार वही बात क्यों कहते हैं, उसका कारण इतना ही है। जैसा कि बोला, हार्ड डिस्क गड़बड़ हो गई है तो उसको बार बार रीजनरेट करना पड़ता है। तो हमें गुलिक का महत्व है या मादी का महत्व आपने देखा होगा। बीवी रामन साहब के किताबों में मादी का बहुत उल्लेख कई बार आता है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनके इवन वो मेदिनी है ज्योतिष में तो बहुत, मैंने ऐसा इतना विद्वान देखा नहीं कभी, तो थे वो, तो वो मादी के पोजीशन का प्रयोग बहुत बार करते थे। तो शायद यही कारण है, वो गुलिक के बारे में नहीं बोलते थे, मादी के बारे में बोलते थे। ऐसा तो गुलिक और मादी एक ही है, ऐसा गुलिकोत्पत्ति नाम के ग्रंथ में कहा गया है। ये वो कोई अलग नहीं, एक ही है, परंतु उनको कैलकुलेशन की जरा पद्धति दो अलग अलग ग्रंथों में अलग दी है। आपको पता है वो क्या है करके, वहां पर मादी को फिक्स्ड दिया है, और गुलिक को तो 1/8 हिसाब करके शन्यंत पर्यंत, शनि के अंत में जो आता है वो गुलिक है, इस प्रकार से वो गुलिक काल वगैरह वैसे कहते हैं। परंतु यहाँ वो इतना प्रभाव से दिखाई दे रहा है, आप देखेंगे तो, कि मानने का प्रभाव बिल्कुल स्पष्ट आपको दिखता है। और देखेंगे आप, मजा देखेंगे यदि, तो नवमांश में गुलिक जो है वो भी गुरु के साथ में लग्न में स्थित है। तो गुरु पंचमाधिपति है, आपको मालूम है, पंचम, सॉरी, पंचम का कारक है, आपको पता है। नवमांश में देखिए कि गुलिक भी पुत्र कारक को किसी न किसी प्रकार से दूषित करने की कोशिश कर रहा है। नवम भाव को राशि चक्र में मान दूषित कर रहा है, और ये सब संतति के बारे में उनका वो गुण था, और वो धीरे धीरे, तो 95 में उसका जन्म हुआ वो बच्चे का, परंतु 2011 में जाके उन्होंने खुद ने ही बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, उसके परिणाम स्वरूप उनका तलाक हो गया। तो आपका बहुत समय ले लिया है, ज्यादा मैं इस पे जाऊंगा नहीं। परंतु और आखिरी में मैंने यहाँ पर ये स्लाइड में सब दे दिया है कि वो गुरु बलि होने की वजह से क्या हुआ, उनके साथ गुलिक की भी युति थी, तो थोड़ा सा कुछ संतति की इसमें कुछ न कुछ बाद में निगेटिव आया वगैरह वगैरह, क्योंकि ऐसा ही कहा गया। गुलिक गुलिक और मांदी का प्रयोग मैं सहसा प्रिडिक्शन में नहीं करता, ये भी मैं प्रामाणिकता से आपको बताता हूँ, पर यहाँ पर वो बहुत प्रखरता से दिखा, क्योंकि उनके बारे में अलग अलग विचार है। कुछ बोलते हैं कि गुलिक के साथ यदि गुरु रहा तो वो हाथी कैसा मस्त होने पे सबको तबाह कर देता है, उस प्रकार से करता है वगैरह से अलग अलग ढंग से कहा गया है। कुछ बोलते हैं कि मानदेय और शनि साथ में होंगे तो अच्छा भी प्रभाव देते हैं, तो उसका मैं ज्यादा खुद प्रयोग नहीं करता।
और 200-400 कुंडलियों में कम से कम प्रत्यक्ष रूप से जब तक वो दिखता नहीं, तो मैं तो उन चीजों को मालूम रखता हूँ कि ऐसा कहाँ है, परंतु उसपे अधिकारवाणी से बोला, अधिकारवाणी से तो ऐसा भी नहीं मैं बोलता, मैं क्या करता हूँ मैंने आपको बता दिया। तो मेरा रिसर्च का जो विचार रहता है वो ऐसा है कि प्रत्यक्ष में वो दिख रहा है। जैसा आपको देखेगा कि 6, 8, 12 में यदि शनि रहा तो सहसा इनऑर्डिनेट डिले मैरिज में होता है। अब ये मैंने बहुत बार देखा है, इसलिए मैं कहता हूँ, वरना ऐसा कहीं लिखा है वगैरह तो मुझे याद नहीं कहीं लिखा हुआ है, पर ये देखता हूँ मैं। और वो इनऑर्डिनेट डिले अच्छा रहता है। तो ऐसे कुछ जो है मैं सहसा न दिखने वाले वो कोई ना कोई ग्रंथ में जरूर होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। मुझे बिल्कुल मालूम है कि हमने उतने ग्रंथ पढ़े नहीं। ऐसा बोलते हैं लक्षणम व्याकरणम प्रोक्तम चतुर्लक्षम तु ज्योतिषम, ऐसा कहा गया है। यानी पुराने जमाने भी 4 लाख श्लोक, वो तो 4 लाख ग्रंथ नहीं होंगे, पर 4 लाख श्लोक तो उस वक्त भी ज्योतिष के थे। इतने हमने नहीं पढ़े। 200, 400, 500 किताबें पढ़ ली होंगी, पर वो सब ख्याल में नहीं रहती। कभी कभी दो विद्वानों का मत भिन्न रहता है तो उसको सामंजस्य करना चाहिए, ऐसा हमारे पिताजी हमें बताते थे। कभी कभी ऐसा होता है, आपको तो बहुत बार वो नजर आएगा। आ, हमारे जैसा अभी शनि को पुत्र कारक भी कहा है ना, और पाराशर जी ने, श्लोक भी मैंने दिया है आपको। और गुरु को भी पुत्र कारक कहते हैं, तो फिर ये क्या माजरा है, तो उसको सामंजस्य करके हमको समझना पड़ेगा कि क्या होता है। क्योंकि ऋषियों ने बोला तो वो कोई ऐसे ही मजाक करके थोड़ी बोला है। प्रश्न ये है कि वो मैत्रेय के लेवल के आदमी को बता रहे थे, और हम तो कलयुग के हैं, तो सवाल ही नहीं आता। और मैत्रेय को जहाँ खुद पाराशर उनको द्विजोत्तम कालवित्तम कहते हैं, तो वो लेवल थी भाई। तो हमको उसको देखना पड़ेगा कि ये क्यों फर्क पड़ रहा है, क्या है इसके पीछे, और कुछ तो नहीं बोल रहे हैं। ये किसके परिप्रेक्ष्य में पुत्र कारक शनि को कह रहे हैं, है ना। तो और आप लोग रिसर्च करते हैं, आप इस पे रिसर्च कीजिए। प्रदीप जी नमस्कार। मैं तीसरे ही विषय पे बोल रहा हूँ, तो आप मुझे माफ कर दीजिए। वो मैं तो एक स्टेप पर बोलता हूँ, आपको पता है। जी जी जी। तो दिल में आया वो बोल देता हूँ। तो इसलिए एक एक भाव के हमको बताया हुआ एक कारक है, पर उसके व्यतिरिक्त कौन से है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कि उनको भी हमको देखना चाहिए। जी सर। कारक तो भाव खुद भी कारक होता है, क्योंकि जन्म से जन्म लग्न पहले ही बताया है पराशर जी ने। तो उस जमाने में एक ही चीज बार बार रिपीट करने की आदत नहीं थी। तो उससे हमको समझना चाहिए कि यदि लग्न ही जातक को रिप्रेजेंट करता है, लग्न से जो तनु बताई गई है, द्वितीय भाव भी उसी को रिप्रेजेंट करेगा, द्वितीय भाव से जो भी बताया गया है। इस लॉजिक से हम चलते हैं तो ये चार्ट, कॉम्प्लिकेटेड चार्ट जब आते हैं तो थोड़ा बहुत समझने में आसान होता है। और इसलिए इसलिए मैंने वो चार्ट के बाद में जो है वो ये लिख के रखा है कि जो मैं बोलने में कभी भूल गया बताने में, तो वहां पर लिखा है इन लोगों को काम में आएगा, जिनको उसमें रुचि होगी, है ना। तो अब कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछिए, मुझे जितना समझता है बोलने की कोशिश करूँ। प्रश्न कोई आपने तो आप लोग। ये क्या हेवी हेवी डोज है साहब, ये आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर है ना, वो हेवी वेट वाला था। सर वेटलिफ्टर। अपनी जी एक्सक्यूज जी। मी सर, इरा दिस साइड। आपने अभी लास्ट में जो पॉइंट बताया है देरी का कुछ, हाँ हाँ हाँ। तो वो मैं एक बार थोड़ा सा फिर से समझना चाहूंगी। नहीं, मैंने ऐसा अनुभव, मैं जो बोल रहा था कि मैं बहुत बार जब तक नहीं होता तब तक उसको बोलता नहीं हूँ। और यदि बोला तो मैं सहसा ढूंढने की कोशिश करता हूँ, कहीं किसी ने, किसी विद्वान ने कहा ही होगा। पर अब उतने ग्रंथावलोकन संहिता मरीचि वगैरह मिलते नहीं है। तो मैंने ऐसा देखा है, सहसा 6, 8 या 12 में यदि शनि स्थित हो, तो उस जातक का विवाह इनऑर्डिनेट डिले हो जाता है, अप्रत्याशित देर से होता है। यदि उसके पहले होने की करने की कोशिश भी की तो कई बार ऐसा आपको दिखता है कि वो शादी तय तो होती है, पर होने के पहले बगैर किसी कारण से टूट जाती है। हाँ इसमें ऐसा। एक्सेप्शन, हाँ हाँ, इससे एक्सेप्शन एक ही आता है जी।
कि यदि वो जो लड़का या लड़की है, जो प्रपोजल है, उसका भी सिमिलर होगा तो फिर ऐसा नहीं। ओके। और ये मैंने इतने बार देखा, कई बार मैं बोलता हूँ कि देखो अच्छा है बच्ची की शादी देर से हो रही है, नहीं तो ऐसा, फिर वो माता बोलते नहीं ऐसा एक हो गया। तो फिर अब क्या है, मेरी आदत है, मैं बोलता हूँ अच्छा हो गया, हमारी मिसेज बहुत चिल्लाती है, अच्छा क्या हो गया? अरे मैं बोला नहीं नहीं, इस चार्ट का जो है इंटरप्रिटेशन सही है, और मैं माता जी को बता देता कि उसको देर होने दो, वो उसके लिए अच्छा, वो अच्छी रहेगी, आप मत चिंता कीजिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, आपको ख्याल में आएगा। और वो प्रॉब्लम क्या होता है वहां पे कि कोई कारण से टूटे तो समझता है, कोई कारण नहीं रहता सच। वो सडनली हाँ अच्छा है, दोनों तरफ से अच्छा था, एक कुछ बोलता है बात मेरे को अच्छा नहीं, तो क्या होता है वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। तो इसलिए मैं ऐसा सोचता हूँ कि ज्योतिष का काम अंधेरे से उंगली लेके आगे लेके जाना। तो ये जनरेशन गैप का सवाल है मेरा। तो मैं फिर उनको बताता हूँ, और वैसा होता भी है बात गुरु से। और मैंने बोला कि ये जो इनऑर्डिनेट डिले है, ये वो व्यक्ति, देश, पात्र, इनको देखते हुए आप समझिए, क्योंकि उसका कोई फार्मूला नहीं है कि इतने साल के बाद में होगा। और जैसा आपने मालूम है, हमारे हिंदुस्तान में अलग अलग प्रांतों में जल्दी क्या और देर से क्या, इसमें समझने में बहुत फर्क है ना। सहसा पारसी समाज में तो 40-45 के बाद में तो वो थोड़ी सी देर हो रही है ऐसा समझते हैं। 50 तक तो उनके लिए वो नानो छोकरा ही रहता है ना। तो और कुछ ट्राइब्स है जहाँ पे 6 साल में शादी हुई तो उसको देर से समझते हैं। तो देश काल पात्रों को कभी भी विवाह के इसमें खासकर ज्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। पर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं आपको बता। तो पर इसका अनुभव बार बार आता है फिर, तो हया चंद्र यदि पंचम या नवम पे देखे तो एक तो सप्तति होगी। तो वो बहुत बार होते हुए देखे, चंद्रेण एक पुत्र करके जैमिनी का सूत्र। ऐसा ही पार्षद जी ने भी कहा, ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं कहा, सिर्फ क्या है, वो श्लोक रहते ना तो कभी कभी हमारे नजर से निकल जाते हैं। तो कभी नवम भाव से कहा है तो मैं बोलता हाँ पंचम में भी वही होगा, पंचम में है तो वो नवम में भी होगा, है ना। तो एक होगा, फिर एक होगा तो कौन सा होगा, तो भाई पुत्र के 8 प्रकार बताए गए। ये वैदिक साइंस होने से, है ना, आपका नैसर्गिक पुत्र, कृत पुत्र, कृत्रिम पुत्र, कानीन पुत्र, दत्तक पुत्र, और शिष्य ये भी पुत्र, तो इनमें से कुछ तो भी होगा। ये हमने पहले ही बता देना अच्छा रहता है, क्योंकि कभी कभी स्ट्रेस आ जाता है ना, तो सच बोलना अच्छा है। तो कृत्रिम पुत्र की वही भी बात है, तो आजकल जो एम्ब्रायो ट्रांसप्लांटेशन वगैरह होता है तो उसकी बात हमारे पूर्वजों ने भी करके रखी। तो इसलिए, या विवाह है तो वो पत्नी, तो उसकी 8 प्रकार की डेफिनेशन है। तो मुझे लगता है क्योंकि उस हिसाब से है ना। और कुछ किसी को प्रश्न होगा तो पूछिएगा, सब कुछ ना कीजिएगा, ये बोलने की जरूरत है, आपको मालूम है, मुझे अच्छा लगता है। नहीं का प्रश्न नहीं है। हाँ, तो प्रश्न नहीं है का मतलब मैं बता नहीं सका कि यार प्रश्न सचमुच सचमुच शंकर देव से हो गया, ये मेरे दिमाग में घूमते रहता है। तो मुझे प्रश्न पूछने बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा क्या है कि चिंतन भी जरूरत होती है। बिल्कुल कार, बिल्कुल कार करना का सर, कार का समझना। चाहिए। तो जैसे कुछ शब्द ऐसे हैं ज्योतिष के ना, जिनके आ, कई मतलब निकल आते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो योग के बारे में बोलते हैं, कारक के बोलते हैं। कारक सर अक्सर कर जाते हैं कि भाव कारक देखना है, ग्रह का हाँ, कारक देखना है, राशि करेक्ट। कारक देखना है, तो कारक कंफ्यूज हो जाता है वहां। बिल्कुल है ऐसे ही। और जब तक सही जगह पे नहीं पहुंचेंगे तब तक आंसर नहीं मिलेगा नहीं उसका। नहीं नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि इसमें हम ज्यादा डिस्कशन करें कि केवल गुरु कारक बताया पंचपाद में, और भी कारक रहते हैं, कौन से रह जी। सकते हैं, इस प्रकार से उसको गुरु का ज्यादा महत्व, क्योंकि एडवांस ज्ञान भी जो है वो भी गुरु के अधीन आता है। पुत्र भी आता है, पितामह भी आते हैं। इसीलिए वो एक श्लोक है ना, वो महीप पुत्र, उसी के बारे में मैं बोल रहा था कि भाई महीप और पुत्र ऐसा भी किया गया है ट्रांसलेशन में, यानी राजा और पुत्र। राजा का पुत्र ये भी हो सकता है। डेफिनेशन में क्या करना, ऐसा तो मैं यही डिस्कशन यहाँ करते रहता हूँ सर, क्योंकि देखिए फैकल्टी पीजी के लोग हैं वो उस लेवल तक ऑलरेडी चले गए हैं।
उनके भी दिमाग में कई बार आता होगा वो जब हम श्लोक पढ़ते हैं ना कि ये कहाँ से आ गया, तो डिस्कशन करना। और मेरा मत मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, जैसा अधिकतर ट्रांसलेशन रहता है वो पहले कर डालता हूँ, फिर कौन से में मैं दे देता हूँ कि ऐसा तो नहीं है, फिर एक क्वेश्चन मार्क देता हूँ। ये मेरे दिमाग की उपज जो है वो वहां लिखता हूँ, है ना सर, ताकि सोचे। और प्रत्यक्ष जब हमारे पास चार्ट आते हैं तो हमको ज्यादा ख्याल में आना चालू हो जाता है। ठीक है सर, प्रश्न समाप्त करते सर। तो वो हिंदी सिनेमा का डायलॉग हम हमारे जवान को लगाम दे। जी सर, प्रणाम सर। नमस्ते हम सर प्रणाम। प्रणाम सर। नमस्ते प्रणाम सर। नमस्ते। सर So kind of.